हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कैपिटल गेन के टैक्सेबल पार्ट पर होगा, यानी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने पर। अब लगभग इस चैप्टर के सारे प्रोविजंस कंप्लीट हो चुके हैं एक्सेप्ट वन, जो मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में एक रूल मेरे नोट्स का लास्ट वाला पॉइंट छोड़ा था। उसके अलावा लगभग सारे रूल्स आपके कंप्लीट है और मैंने कहा था इस चैप्टर में हम टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मैं पहले आपको टैक्स की नॉर्मल स्लेब बता देता हूं ताकि अब आपको आगे तक के सभी चैप्टर में टैक्स की प्रैक्टिस करना है। अब तक हमने क्वेश्चन सिर्फ टोटल इनकम तक की, अब हमें टैक्स तक करना है, क्योंकि इस चैप्टर में टैक्स बहुत अलग अलग तरीके से देखा हमने, कहीं 15%, कहीं 20%, इस तरह से। तो उसके लिए आए आप पेज नंबर 849, सिंघानिया में 849 पर। ठीक है, 849 में आपको एक टेबल नजर आएगी इनकम टैक्स हेडिंग के बाद। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP एंड BOI फॉर असेसमेंट ईयर 20 एंड 21 की बता रहा हूं। जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए भी बजट में कल एक और ऑप्शन आया था कि आप कम रेट से टैक्स भी दे सकते हैं, ऑप्शनल था, इस रेट से भी ले सकते हैं और एक और नई रेट आ गई, यानी अगले साल से ये रेट तो रहेगी, एक और रेट आ गई अलग से, तो ऑप्शनल कर दिया वो कि जो चाहे ये रेट ले सकते हैं और जो चाहे वो रेट कम है, लेकिन उस रेट में डिडक्शंस नहीं है। A80C से U तक के बहुत सारे डिडक्शंस उसमें नहीं है। अगर वो रेट लोगे तो रेट कम रहेगी लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेंगे, और इस केस में नॉर्मल प्रोविजंस। खैर अभी अपने असेसमेंट ईयर में यानी आपके नवंबर अटेम्प्ट में तो यही रेट लगेगी, इसलिए मैं उस रेट की बात ही नहीं कर रहा हूं। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आप देखें, फॉर ए सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन अंडरलाइन कर लेना। और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी पूरे इनकम टैक्स में कहीं सीनियर सिटीजन को कोई बेनिफिट मिलता है तो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट, मे बी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। क्या स्लेब है उसके लिए, तो उनके लिए स्लेब है अप टू 3 लाख नील, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख के बाद 3 लाख से 5 लाख पर 5% लगता है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स लगता है, 5 से 10 के बीच में 20% और 10 से अबव, ठीक है, अबव 10 30% लगता है। ये इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हु हैव कंप्लीटेड 60 इयर्स ऑफ एज ड्यूरिंग अप टू 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। आखिरी दिन भी अगर उसका बर्थडे है तो उसने 60 इयर्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उसके नीचे और भी दिया हुआ मिलेगा आपको, आप देखोगे तो 10 लाख के अबव में और भी, वो नहीं काम का, बेसिक आप ये याद रखें। वो आगे जो दिया हुआ मैं बताता हूं क्या, वो सरचार्ज से रिलेटेड बात है, तो आप बेसिक पहले ये याद रखें। फिर इसी के ठीक नीचे एक और बुलेट बना हुआ है, इन केस ऑफ रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, हुए कंप्लीटेड 80 इयर्स ऑफ एज, जो 80 साल हो चुके हों जिनके, उन लोगों के लिए क्या रूल है, उन लोगों के लिए अप टू 5 लाख, 5 लाख रुपए तक नील, अप टू 5 लाख नील, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 5 लाख के आगे तो 5 लाख से 10 लाख पर 20% और मोर देन 10 लाख पर 30%। ये कंसेप्ट देख लीजिए आप। और तीसरा पीछे बुलेट देखें आप, नेक्स्ट, फॉर एनी अदर रेसिडेंट, यानी सीनियर सिटीजन को छोड़ दें, सुपर सीनियर सिटीजन को छोड़ दें, ठीक है, ये 60 इयर्स वालों को छोड़ देते हैं, 80 इयर्स वालों को छोड़ देते हैं। अब इसके अलावा जितने इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI बचे, इसका मतलब जो 60 साल के नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, एनी अदर रेसिडेंट इंडिविजुअल बोर्न ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1960, ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। एनी नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, यानी अब जो मैं बता रहा हूं स्लेब, वो नॉर्मल स्लेब है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट पर्सन, सभी के लिए अप्लाई है। कौन सी, तो 2.5 लाख रुपए तक नील, 2,50,000 रुपए तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20 और मोर देन 10 लाख पर 30%। ठीक है,
ये स्लेब रहती है, यानी 2.5 लाख पे नील, और 2.5 से 5 कितने बचते हैं? 2.5 लाख। तो उस 2.5 लाख पे 5% निकालेंगे तो 12,500 आएंगे। फिर 5 से 10 के बीच में कितने बचते हैं? 5 लाख। तो 5 लाख पे 20% निकालेंगे, 1 लाख आएगा। और अब 10 से ऊपर जितने भी हो, 11, 12, 15, 20 जो भी हो उन सब पे। तो एक बात आप देखो, इसमें याद रखना बहुत इजी है। आप देखना सब में सेम स्लेब है, कोई स्लेब में अंतर नहीं आया, बस स्टार्टिंग की स्लेब में डिफरेंस आया है कि इन्होंने ये कह दिया है कि इनके लिए आप 2.5 लाख रुपए एग्जाम करते हो, इनके लिए 3 लाख एग्जाम कर देते हैं। बाकी आप 3 से 5 वाली सेम स्लेब है, आप देख लो। इनके लिए हम 5 लाख तक एग्जाम करते हैं, इसलिए 5 लाख तक एग्जाम करते हैं, तो ये 2.5 से 5 तक वाला स्लेब हट गया, सीधे 5 पे आ गए। तो 5 तक नील हो गया, और 5 के ऊपर 20, तो 20 इनको भी देना है। ऐसा नहीं करना कि 5 के ऊपर इनको 5% देना है, ऐसा नहीं। 5 लाख तक नील और 5 के बाद 10 लाख तक 20 देना डायरेक्ट। तो 20, 20, 20, 30, 30, 30 सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक, ये आपकी टैक्स रहेगा। ये नॉर्मल इनकम पे, नॉर्मल इनकम यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 111A। ठीक है, इन सब पे है ये। अब क्या करेंगे हम? ये तो नॉर्मल इनकम पर निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर देना है आपको? इसमें आपको ऐड कर देना है इस टैक्स में दूसरे टैक्सेस। कौन कौन से टैक्स अभी मिटा देता हूं मैं। तो आपने नॉर्मल इनकम पर टैक्स जो निकालना था वो निकाल लिया, नॉर्मल इनकम। ठीक है, यू गेट टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। ये स्लेब वाइज आपने निकाल लिया सारा। ठीक है, 5%, 10%, 20 जो भी लगाना था। फिर जो स्पेशल रेट वाले हैं, स्पेशल रेट वाले में एक तो क्या आता है? एक तो आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा। ये बताया था मैंने, लॉटरी एक्सेट्रा में सब आ गया। अदर चैप्टर में आप देखना, लॉटरी एक्सेट्रा में क्रॉसवर्ड, पजल्स, गेम शोज, हॉर्स रेस, ये सब आ गया। इन सब पे 30% होता है, चाहे कोई सा भी गेम हो, टीवी गेम शो हो या नॉर्मल गेम शो हो, कोई लकी ड्रॉ हो, कोई विनिंग हो लॉटरी ही, ये सारे जितने भी गेम ऑफ चांस टाइप के होते हैं वो। फिर अभी इस चैप्टर में कैपिटल गेन में हमने स्पेशल रेट कौन कौन सी पढ़ी? तो कैपिटल गेन में हमने स्पेशल रेट पढ़ी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एनी कैपिटल असेट, कोई सी भी असेट, चाहे आप बिल्डिंग बेचें, लैंड बेचें, ज्वेलरी बेचें, कुछ भी बेचें, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे 20% नॉर्मल रेट है लॉन्ग टर्म पे। अब आते हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पर। याद करो, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, या बल्कि एक चीज और लिख देता हूं मैं इससे पहले कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ऑन एनी कैपिटल असेट, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 111A, तो उस पर नॉर्मल रेट से लगता है, वो नॉर्मल स्लिप में इंक्लूड रहता है, इसी में इंक्लूड रहेगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम। ठीक है, अब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात कर लेते हैं। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे आपने देखा कि अगर लॉन्ग टर्म है, एलटीसीजी विथ एसटीटी है, विथ एसटीटी है, तो या तो वो एग्जेम्प्ट होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा? एग्जेम्प्ट होगा अप टू 1 लाख, है ना, अंडर सेक्शन 1038, और अबव 1 लाख टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 112A, कितने परसेंट से? 10% से। स्पेशल रेट हमने पढ़ी। शॉर्ट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म ही, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है विदाउट एसटीटी हमने पढ़ा, विदाउट एसटीटी। विदाउट एसटीटी में 2 ऑप्शन पढ़े हमने। क्या? अगर लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज में विथ इंडेक्सेशन है, विथ इंडेक्स है, तो आप 20% लगाएंगे, और विदाउट इंडेक्स अगर है तो आप क्या लगाएंगे? 10%। ठीक है ना, लिस्टेड में। और एनी अदर केस अगर हुआ, अदर केस, तो नॉर्मल रेट आपकी वही 20% होती है। शॉर्ट टर्म में क्या पढ़ा हमने? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, मतलब क्या था ये? विथ
STT, इस पे कितने परसेंट था? 15%। इतने स्पेशल रेट्स हैं आपको, है ना। आपको इनकम में ये सारे अगर इंक्लूड है तो आप कंपटीशन पूरा बनाओ, पांचों हेड का, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी सारे बराबर सब लिखो वहां पर। जीटीआई तक आओ, जीटीआई में डिडक्शन भी दो, डिडक्शन 80C और 80C से लेके 80U तक। बीच में 80G वाला डिडक्शन अगर आ जाए, मान लो कौन सा 80G वाला डिडक्शन, तो आप लोग उसको अभी बुक में से ही देख लेना कितना है अमाउंट, उसका कैलकुलेशन में लाइव क्लास में समझा दूंगा आपको। तो अब आप देखें कि हम क्या करेंगे, इनकम पूरा टोटल इनकम था, फिर टोटल इनकम में से हम अलग अलग कर देंगे। विनिंग पर लगा देंगे 30, लॉन्ग टर्म अगर होगा तो 20 लगा देंगे, शॉर्ट टर्म 111 वाला हुआ 15 लगा देंगे, 112A वाला हुआ तो 10% लगा देंगे। बट आपको इसके लिए वो जो मेरा पिछला वीडियो है वो ध्यान से समझना पड़ेगा, तो ही आप ये टैक्स निकाल पाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार ये टैक्स की बात बता रहा हूं। अब इन सब टैक्सेस को ऐड कर लेंगे हम टोटल, प्लस इसमें सरचार्ज लगता है और प्लस इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। ये तो फिक्स है 4% लगता है, लेकिन सरचार्ज कब लगता है वो देखना है। तो सरचार्ज होता है टैक्स पर टैक्स। ये जो टैक्स आएगा फिगर, इन सबको ऐड करने के बाद जो टैक्स का फिगर आएगा, मान लो 50,000 रुपए, तो टैक्स पर जो टैक्स लगता है उसको सरचार्ज कहते हैं। फिर ये दो फिगर के बाद ये जो आएगा, इस पर जो 4% लगेगा उसे हम एजुकेशन सेस कहेंगे। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी अल्टीमेट। और अगर मान लो हमारा कहीं पर ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है या हमने एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं, तो मैंने कहा था टीडीएस चैप्टर में बताया था कि टीडीएस हमारा कहीं हुआ है तो वो हमें ही क्रेडिट मिलती है उसकी, यानी हमारे पेन नंबर में ही जमा हुआ। वो एक तरीके से हमारा प्रीपेड टैक्स था, मैंने पहले से टैक्स पे कर दिया, तो पहले से टैक्स पे कर दिया तो टोटल टैक्स लायबिलिटी में से उतना टीडीएस एंड एडवांस टैक्स जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है वो माइनस हो जाएगा। तो नेट पेबल जो होगा मुझे ये पे करना है। ये स्ट्रक्चर रहता है। तो अब इसमें आप सिंघानिया में आप देखेंगे तो बेसिक स्लेब दे रखी है 2.5 लाख से 5 लाख से 10 लाख, 10 से ऊपर। उसके बाद आपको जो आगे की दी है वो सरचार्ज के लिए दी, कि सरचार्ज हर कभी नहीं लगता है। कब लगता है सरचार्ज, तो अब आप इसी पेज पे 850 पेज पर ही ये 2.5 लाख वाले केस में देख लेते हैं। क्या लिखा आप देखो, 10 लाख से 50 लाख रुपए तक कोई सरचार्ज नहीं, टैक्स रेट 30% रहेगी, टैक्स रेट 30 ही रहेगी। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आया है, 50 लाख से 1 करोड़ अगर आए तो आप देखो टैक्स 30% रहेगा, लेकिन सेकंड कॉलम सरचार्ज देखो वहां 10% सरचार्ज बढ़ जाएगा। यानी अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है, तो आपको इस पर कितना, ये जो भी टैक्स होगा उस टैक्स पे कितना सरचार्ज देना है, 10%। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है तो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आपको 15% देना है। कितना देना है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% देना है। तो यहां 10 देना है, यहां 15% सरचार्ज देना है। और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% देना है। और 5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाए अगर मान लो अब तो कितना देना है, 37%। इतना सरचार्ज, यानी जितने अमीर लोग उतना सरचार्ज ज्यादा लगेगा। और इन सब पर आप देखेंगे कि नीचे 15 के बाद 25 और 37 पर एक एक्स्ट्रा साइन बना हुआ है। वो साइन नीचे क्या कह रहा है कि सरचार्ज इज 15% ऑफ इनकम टैक्स पर्टेनिंग टू इनकम विच इज चार्जेबल अंडर सेक्शन 112A एंड 111A। यानी अगर मान लो आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है या 5 करोड़ से ऊपर है और इस इनकम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है या लॉन्ग टर्म ये वाला इंक्लूड है, तो टैक्स तो ये लगाएंगे आप, लेकिन सरचार्ज आप 25 या 37 नहीं लगाएंगे। इस इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज आपका 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी इस केस में भी क्या करना पड़ेगा कि अगर ये इनकम है तो सरचार्ज 15 लगाना है और अदर इनकम है तो कितना लगाना है, 25%। यहां पर भी ऐसा होगा, अगर आपकी इनकम में ये इंक्लूड है तो 15 लगाओ और बचे हुए इनकम पे कितना लगाओ, 37%। तो आपको टैक्स भी अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और सरचार्ज भी अलग अलग करना पड़ेगा। खैर अपने सिंघानिया में भी और एग्जाम में भी लगभग इतने करोड़ की इनकम वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं।
आप देखना सारे क्वेश्चन आप करोगे, आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन अपने 50 लाख के अंदर वाले ही हैं। एक्सेप्शनली 1 या 2 क्वेश्चन 50 से ऊपर आएगा, बस ये, इससे बाहर नहीं कहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप 10% वाला सरचार्ज याद रखें। ठीक है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आप सरचार्ज याद न रखें, लेकिन टैक्स के बाद एजुकेशन सेस हर हाल में लगेगा, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। ठीक है, फिर इसी टेबल के नीचे आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा। हालांकि रिबेट में शायद एक बार समझा चुका हूं आप लोग को, फिर भी रिबेट क्या होती है मैंने कहा था, ये जो टैक्स आया इस टैक्स में से माइनस क्या करना है, और रेसिडेंट इंडिविजुअल अंडरलाइन करना, ओनली इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF भी नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल हुज नेट इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, उन छोटे एसएससी के लिए जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है। तो जब 5 लाख रुपए से कम की इनकम होगी तो उस कंडीशन में टैक्स तो ऐसे ही निकलेगा जैसा अभी मैंने बताया आपको, विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे 30%, क्योंकि हो सकता है उस 5 लाख में विनिंग भी हो। तो 5 लाख से कम इनकम, उसकी टोटल इनकम जीटीआई में से डिडक्शंस लेस करने के बाद की बात कर रहे हैं हम, 5 लाख। तो उस कंडीशन में जब उसका टैक्स निकालोगे आप, टैक्स सबकी रेट सबके लिए एक जैसी होती है, शॉर्ट टर्म हुआ तो ऐसा, लॉन्ग टर्म हुआ तो ऐसा, विनिंग हुआ तो ऐसा, वो सब सारा टैक्स आ गया। अब इस टैक्स में से उसे एक डिडक्शन मिलेगा, तो हम इनकम में से जब कुछ माइनस करते हैं तो डिडक्शन या एग्जम्पशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और टैक्स जब रिड्यूस करते हैं तो रिबेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम रिबेट कहते हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, but it is available only in case of resident individual, not to HUF, not to form a company, only to individual resident. नॉन रेसिडेंट हुआ तब भी नहीं मिलेगी ये, सिर्फ रेसिडेंट। कितनी मिलेगी, तो लिखा हुआ है कि नवेल अंडर सेक्शन 87A इट इज डिडक्टिबल फ्रॉम इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस द अमाउंट ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ टैक्स और 12,500, मैक्सिमम कितना 12,500 तक माइनस कर सकते हैं जो भी टैक्स आया। लेकिन अगर आपका टैक्स ही 10,000 आया तो फिर 10 माइनस करोगे, फिर 12 क्यों करोगे। इसलिए क्या लिखा हुआ है, अप टू इनकम टैक्स और 12,500, दोनों में से जो भी, विच एवर इज लोअर बोल सकते हैं हम। तो सपोज उसका टैक्स आया 15,000, 15,000, और आपने 12,500 की रिबेट दे दी, अब बचे 2,500। इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%, इसका 4% है 100 रुपीज, ऐसे ये टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो 87A रिबेट अवेलेबल बिफोर एजुकेशन सेस इफ टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, इस केस में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गए आपके टैक्स से रिलेटेड रूल्स। अब मैं आपको मेन पॉइंट पर ले जाता हूं। तो नोट्स में एक आखिरी रूल अपना बचा था, पेज नंबर 11, नोट्स का आखिरी पेज, वहां पर मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये वाला पॉइंट छोड़ा था, क्योंकि मुझे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाना। फिर से पढ़ना, एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अभी मैंने आपको बताया बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन में 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। इफ फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कंडीशन नंबर 1, द टैक्स पेयर इज रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF, मे बी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी। ऐसे छोटे पॉइंट MCQ में ज्यादा आ सकते हैं, आप समझे बात को। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैन बी एडजस्टेड इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, मे बी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। दूसरा, द टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मीन्स आफ्टर ऑल डिडक्शंस 80C to 80U, टैक्सेबल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई सा भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो ज्वेलरी पर हो, शेयर सिक्योरिटीज पर हो, किसी पर भी, मैंने कोई सेक्शन नहीं लिखा, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल। और शॉर्ट टर्म 111A, शॉर्ट टर्म कौन सा वाला, 111A में मैंने बार बार कहा कि आपको ये सेक्शन याद रखना है। ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में विद एसटीडी वाला है, बस। बाकी सारा शॉर्ट टर्म तो नॉर्मल रेट में आता है, मैं स्पेशल रेट वाले की बात कर रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म स्पेशल रेट होता है 20%, शॉर्ट टर्म 111A स्पेशल रेट होता है 15%,
लॉन्ग टर्म 112A, ये स्पेशल रेट होता है 10%, इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन लिमिट। यानी टोटल इनकम में से अगर मैं इनको हटा देता हूं, उसके बाद जो अमाउंट बचता है, अगर वो एग्जम्पशन लिमिट से कम बचता है, मतलब 2.5 लाख से भी कम रह गया, 3 लाख से भी कम रह गया, 5 लाख से भी कम रह गया, तो क्या हो सकता है? यानी क्या वो 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मुझे कैपिटल गेन में से मिलेगा? इस बात को समझने के लिए हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। बस ये लास्ट प्रोविजन था मेरी तरफ से। आपको बधाई हो, आपको ये चैप्टर खत्म होने वाला है। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत सारे प्रोविजन थे, लेकिन ये खत्म तब होगा जब एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आज से होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा। आपको थोड़ी स्पीड दिखाना है। अब इस चैप्टर को बहुत दिन लग गए हैं और इतना ही बड़ा बिजनेस सेट भी, इसलिए आप फटाफट इसको खत्म करें। पेज नंबर 335 पर है, 335 पर। इसके अलावा मैंने जो थ्योरी आपको नहीं पढ़ाई है सिंघानिया बुक में, वो सारी थ्योरी काट देना, वो सब ऑटोमेटिक इस नोट्स में आ गई। ठीक है ना? इसके अलावा ना आपको एसएम में से थ्योरी पढ़ना है, ना आपको सिंघानिया में से पढ़ना है। सारी थ्योरी मैंने आपको नोट्स में इसीलिए दी ताकि आपको अलग अलग ढूंढना ना पड़े। प्रॉब्लम में आ जाओगे, ढूंढते रहोगे तो एक सीक्वेंस नहीं बन पाएगी। और नोट्स से पढ़ोगे तो सीक्वेंस रहेगी कि ये समझाया सर ने, ये समझाया। एग्जाम टाइम बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये नोट्स, और इसी के हिसाब से प्रैक्टिकल देखते जाना। तो जैसे मैंने ये समझाया आपको, अब यहाँ पे इस पेज नंबर लिख लीजिए आप, पेज नंबर 335, 336, इस पे 2-3 इलस्ट्रेशन इसी से रिलेटेड है। तो 335 पर 104.1 P1 पैराग्राफ, 4 असेट बेची है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको करना है। कोशिश करना है यहां से टैक्स कैलकुलेशन करने की। सेकंड नंबर क्वेश्चन पीछे P2, ई वाले क्वेश्चन मत करो। ई वाले क्वेश्चन की जगह टाइम लगाओ आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने में, ताकि दोनों चीज कवर होती जाए हमारी। ई वाले क्वेश्चन इतने आईएमपी नहीं है जितने आपके स्टडी मटेरियल के। अब देखिए आप 336 पर P2 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। 2 कॉलम दिए हैं, एक्स अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 32 ईयर्स एंड AB HUF अ रेसिडेंट HUF। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्टमेंट वाला जो प्रोविजन बताया, इट इज अवेलेबल फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF। तो दोनों पे अवेलेबल है वो। तो एक का मैं बताता हूं, एक आप कर लेना, दोनों पे अवेलेबल है, कंसेप्ट सेम है और दोनों पे टैक्स रेट भी सेम है। ये जो स्लैब बताई मैंने, ये इंडिविजुअल में भी लगती है, HUF पे भी लगती है। क्या क्या इनकम है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म भी। और शॉर्ट टर्म के आगे अगर कोई सेक्शन नहीं लिखा हुआ है, 111A नहीं लिखा है, मतलब समझ जाओ नॉर्मल इनकम है। ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की इनकम नहीं है। ये है भी तो ये शेयर्स एंड सिक्योरिटी की विदाउट एसटीटी वाली है, या ज्वेलरी या मकान कुछ और बेचा है। सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म में एक ही याद रखना है, वो है 111A। इसके अलावा कोई भी शॉर्ट टर्म है वो नॉर्मल मानेंगे। लॉन्ग टर्म ऑन सेल ऑफ सिल्वर, लॉन्ग टर्म ऑन सेल ऑफ सिल्वर मतलब 20% की रेट से। इसके लिए कोई स्पेशल अलग से मतलब 112A वगैरह नहीं, वो 112A जो है वो तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पर है। जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ऐसा आपको बार बार ये चीज रिवाइज करना पड़ेगी, तो आपको वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वाला पार्ट याद होगा। बस वो पार्ट टफ है, इसके अलावा पूरे कैपिटल गेन में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा टफ वाला पार्ट है। डिडक्शन अंडर 80CCC to 80 and 80D and 80G, सारे डिडक्शन उन्होंने निकाल के बता दिए। और फिर पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मतलब ये समझ लीजिए कि अब हम टोटल ओवरऑल क्वेश्चन करने की स्थिति में आ गए हैं। जो टोटल इनकम के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या लिखते हैं हम, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ लेना। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, असेसमेंट ईयर 2021 एंड प्रीवियस ईयर 1920। हर क्वेश्चन की अब ये समझ लीजिए ये तैयारी है आपकी। तो क्या क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हेड वाइज करेंगे हम, हेड वाइज करेंगे। पहला हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है आपकी? 2,65,000, 2,65,000। फिर क्या है आपके पास? कैपिटल गेन आपके पास दो तरह का है, कैपिटल गेन हेड है। कैपिटल गेन में एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सेक्शन होगा तो सेक्शन जरूर लिखना। 111A अगर आती तो लिखता हूं, बट सिंपल है इसलिए कुछ नहीं लिखना है। 12,000 ये 12,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
उसके अलावा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सिल्वर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सिल्वर कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35,000, 35,000 रुपए। अब ये हो गया 47,000। और भी कोई इनकम अगर होती तो ऐसे पांचों हेड की इनकम लिख लेना। पांचों हेड के अपने अपने रूल्स है, हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन सीख लिया हमने हर रेट का। ये हो गई आपकी जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। 3,12,000, 3,12,000, 3,12,000 रुपए में से हम डिडक्शंस लेस कर देते हैं, लेस डिडक्शंस। डिडक्शंस कैसे होते हैं, तो डिडक्शंस आपको जो भी दिए हो क्वेश्चन में, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड पीपीएफ, दो चीज जमा की उसने, लाइफ इंश्योरेंस एंड पीपीएफ जमा किया 28,000 रुपए, 28,000। और एक दिया था 80CCC अंडर सेक्शन 80CCC, 80D एंड 80G, ये सब मिला के उन्होंने कैलकुलेट करके दिए थे 7,000, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके डिडक्शंस हो गए। अब ये डिडक्शन, तो ये डिडक्शन जब आप बाहर लिखें तो एक बात ध्यान रखना, 80C से लेके 80U तक सारे डिडक्शन भी आ जाते, तो आप 1 बाय 1 ऐसे लिखते, प्रेजेंटेशन ऐसा होगा, क्योंकि अब आगे के सारे चैप्टर में टोटल इनकम निकालना है। और एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी आता है वो टोटल इनकम का आता है। तो पांचों हेड लिखे, क्लबिंग वगैरह हुआ तो वो रूल्स लगा दिए, डिडक्शन 80C से लेके 80U तक अंदर लिखे, पहले लिमिट लगाते हुए जो जो लिमिट हो उनकी। बाहर लिखते वक्त एक बात ध्यान रखना कि ये डिडक्शंस कभी भी लॉन्ग टर्म में से नहीं जाते, एक बात, विनिंग फ्रॉम लॉटरी में से नहीं जाते, दूसरी बात, शॉर्ट टर्म 111A 111 है उसमें से, यानी जो जो मैंने स्पेशल रेट बताई आपको, जो जो मैंने आपको स्पेशल रेट बताई, उस स्पेशल रेट जहां जहां बताइए वहां वहां से डिडक्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। 112A में भी नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म पर भी नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म तो सारे कोई से भी, शॉर्ट टर्म 111 स्पेशल रेट वाला होता है उस पर भी नहीं होगा। एक डिविडेंड में भी बताया था मैंने, याद करो आप, कि डिविडेंड 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड इंडियन कंपनी का एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर जो होता है वो 10% से टैक्सेबल होता है, वो भी स्पेशल रेट है। तो आप इनकम में इंक्लूड करो, इनकम में सब इंक्लूड करना है आपको, कोई सा भी हो। तो यहां तक का क्वेश्चन आपको नॉर्मल रहेगा, यहां कोई एक्सक्लूड नहीं करना, यहां जो इंक्लूड करना है टैक्स निकालते समय ध्यान रखना है, और डिडक्शन देते समय ध्यान रखना है कि डिडक्शंस आर नॉट अवेलेबल अंडर लॉन्ग टर्म वगैरह वगैरह। लिखवा चुका हूं बात में आपको, थोड़ा सा रिवाइज करने की आदत भी डालो, पेज पलटो, आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है, इसी चैप्टर में लिखा है, इवन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाले पार्ट के अभी जो कल मैंने समझाया सिक्योरिटीज का, उसी में लिखा हुआ है। तो बाहर लिखते हुए देख लेना, अगर मान लो मेरे पास ये इनकम नहीं होती तो मैं 47,000 में से ये 28 से 7 माइनस नहीं करता, सिर्फ 12,000 में से कर सकता था, क्योंकि 12,000 नॉर्मल इनकम है, तो 12,000 तक का डिडक्शन बाहर लिख सकता था बस में, 35 में से नहीं दे सकता मैं। या मान लो ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो इसमें से भी माइनस नहीं कर सकता मैं। लेकिन ये नॉर्मल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस है, नॉर्मल इनकम, इसलिए मैं इस पूरे को माइनस कर रहा हूं बाहर 35,000। तो अब आपकी टोटल इनकम आ गई, इसी को हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। 35,000 माइनस कर दीजिए आप, तो 2,77,000। यहां तक का क्वेश्चन करना सीख लिया आपने। तो यहां इतनी सी बात से, ये सारे चैप्टर में समझा चुका हूं आपको, ये सारे चैप्टर, ये कैलकुलेशन सब समझा चुका हूं कि ये शॉर्ट टर्म निकलेगा, लॉन्ग टर्म निकलेगा, हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, सैलरी, सब डिडक्शन सारे समझा दिए मैंने आपको, यहां तक आ गए। अब इस बार इससे आगे की बात करते हैं कि हम टैक्स जब निकालने बैठे तो आप क्या करो, इस 2,77,000 रुपए के हिस्से करो, इसमें स्पेशल रेट जो जो हो, मान लो विनिंग हो तो उसको अलग कर दो, लॉन्ग टर्म हो तो लॉन्ग टर्म ये अलग कर देता हूं 35,000, इस तरफ लिख देता हूं मैं 277, इसमें से लॉन्ग टर्म अलग कर देता हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म ये अलग नहीं, ये तो नॉर्मल इनकम में इंक्लूड होता है, ठीक है, ये 35,000 लॉन्ग टर्म ये अलग, तो रिमेनिंग जो बची वो नॉर्मल इनकम बची आपकी, नॉर्मल इनकम, ठीक है। 35,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2,40,000। कम कितनी बची आपके, 2,42,000। तो इस तरीके से अगर यहाँ 111A होता तो मैं उससे भी अलग करता, बराबर 111A होता तो उसको भी अलग करता, लेकिन जो सिंपल शॉर्ट टर्म होता है, नॉर्मल इनकम होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो उसको नॉर्मल में इंक्लूड रहने दो। ऐसे करना है आपको, पहले से अलग नहीं करना, पहले तो आप सिंपल लिखो, बाद में जाके टैक्स क्यों आए, तो इस पर टैक्स रेट क्या है, 20%।
विनिंग होती तो कितना होता 30%, शॉर्ट टर्म 111 ए होता तो कितना 15%, ऐसे लगा देना। और नॉर्मल इनकम पे स्लेब लगा देना, नॉर्मल स्लेब। ये कंसेप्ट है सारे क्वेश्चन में टैक्स निकालने का। अब मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको, मैं ये सिखाना चाहता हूं आप नोट्स पे वापस से वो लाइन पढ़े। क्या लिखी है उस लाइन में? उस लाइन में ये लिखा हुआ है कि सेकंड पॉइंट, टैक्सेबल इनकम, यानी ये 2,77,000 है, टैक्सेबल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म 111 ए वाला होता तो, लॉन्ग टर्म 112 ए वाला होता तो वो लेस हटा दे, माइनस कर दिया, ठीक है। अब जो बचा इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन लिमिट। अब ये जो बचा है ये एग्जम्पशन लिमिट से कम है। एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख, 2.5 लाख से भी कम है। तो ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर ऐसी पोजीशन आती है कि 2.5 लाख से कम हो तो क्या होगा। तो क्या इस बंदे को ये 8,000 रुपए जो इधर कम पड़ रहे हैं 2.5 लाख बनाने में, अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो 3 लाख बनाने में कितने कम करते? 58,000, 58,000 3 लाख बनाने में। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन होता तो 2,58,000। तो जो भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी, उसमें अगर आपको कुछ कम पड़ रहा है तो 8,000 पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक टैक्स किसी को भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर ये बंदा, अगर इस पर ये रूल नहीं बनाया होता गवर्नमेंट ने, तो इसको क्या करना पड़ता है? इस पर पूरा टैक्स देना पड़ता है, इसको 20% देना पड़ता ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपका अगर नॉर्मल इनकम, इफ नॉर्मल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन यू कैन एडजस्ट बेसिक एग्जम्पशन अमाउंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म 111 ए होता तो उसमें से भी सेट ऑफ कर सकता था, लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरी में ये फैसिलिटी नहीं। क्या माइनस करने का लिखा? टैक्सेबल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म 111 है माइनस लॉन्ग टर्म 112 है, बस इसमें से मिलता है। तो 8,000 रुपए इधर से हटा के इधर ले आया तो 2.5 लाख रुपए आ गए। 2.5 लाख पे टैक्स क्या हो गया? नहीं, 2.5 लाख तक को टैक्स नहीं लगता है। और इधर अब कितने बचे? इधर बचे 27,000। इस 27,000 पे 20% से 5,400 रुपए का टैक्स आ गया। फायदा हुआ ना इसका? यूं कितना लगता? 7,000, ये 5,400 लगा, ठीक है। और इसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, सॉरी 5 लाख रुपए से कम है। तो आपको ये भी याद रखना है कि टोटल टैक्स कितना हो गया? इधर तो नील हो गया नॉर्मल इनकम पे, इस पे ये हो गया, तो टोटल टैक्स इसका आया, टोटल टैक्स 5,400 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट कब मिलती है? रेसिडेंट इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल 5 लाख से कम इनकम है, यस 5 लाख से कम इनकम है, तो रिबेट मिलेगी। कितनी रिबेट मिलेगी? मैक्सिमम लिमिट क्या है उसकी रिबेट की? मैक्सिमम है 12,500, तो पूरे 5,400 एग्जेम्प्ट हो गए, तो टैक्स 0 हो गया। आइए आपको बात समझ में। 87A को भी याद रखना बार बार। तो टैक्स की बातें बहुत सारी थी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग चैप्टर में आपको मना करा था टैक्स ना निकालने। मैंने ऐसे ही मना नहीं किया, तो बहुत सारी बातें हैं। तो यहां तक का आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, उसके बाद टैक्स निकालना हम बार बार सीखेंगे, चिंता मत करो, एक बार नहीं हम कई बार सीखेंगे। तो अलग करना सीख गया, अलग करने के बाद देख लेना अगर लिमिट कम आ रही है तो उतना इधर से इधर सेट ऑफ कर लेना, फिर टैक्स लगा देना, बस सिंपल सी। अब ये बंदा नॉन रेसिडेंट होता तो क्या ये ऐसा एडजस्टमेंट पॉसिबल था? तो मैं फिर आता हूं अपने नोट्स में, उसमें क्या लिखा था? एडजस्टमेंट इन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये एडजस्टमेंट हम पढ़ रहे हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में, जो एग्जॉस्ट नहीं हो पाई पूरी, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो उसको एग्जॉस्ट करना है, पूरा यूज करना है अगर आपको, तो क्या एडजस्टमेंट पॉसिबल है? तो कब होगा? रेसिडेंट के केस में, नॉन रेसिडेंट में नहीं होगा। यानी अगर ये क्वेश्चन नॉन रेसिडेंट का होता तो क्या होता बताइए? अगर ये क्वेश्चन नॉन रेसिडेंट का होता तो ऐसा नहीं होता, ये आपने लिख लिया होगा, ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं होता मतलब उसका नॉन रेसिडेंट के केस में भी टैक्स तो नहीं होता 2.5 लाख रुपए तक। नॉन रेसिडेंट में भी स्लेब वही है, लेकिन उसको ये बेनिफिट नहीं मिलता, ये जो सेट ऑफ करने का 8,000, तो 2.5 लाख रुपए से कम है तो 2.5 लाख रुपए तक टैक्स 0 हो गया। और इस पे 20% से कितना आ गया? 7,000, तो टोटल टैक्स कितना हो गया उसका? 7,000। क्या 87A की रिबेट मिलती है उसको?
तो आप पढ़ लेना 87 ए की रिबेट अवेलेबल है क्या उसके लिए? तो 87 ए की रिबेट सिर्फ रेसिडेंट के केस में है, इसलिए ये रिबेट भी नॉट अवेलेबल, तो 7,000 पूरा टैक्स लगता है उसको। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट करेंगे, इसी का एचयूएफ है, एचयूएफ पर भी 87 ए की रिबेट नहीं है, 87 ए की रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, तो एचयूएफ में भी यही कंसेप्ट रहेगा। लेकिन एचयूएफ रेसिडेंट अगर है तो ये वाला बेनिफिट उनको भी मिलेगा। कौन सा वाला? वो 8,000 वाला, 8,000 इधर से उधर एडजस्ट करने वाला, ये बेनिफिट एचयूएफ को भी मिलेगा। ठीक, कंसेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर होंगे आपके। अब ऐसा ही एक P3 और करवा देता हूं मैं आपको, पढ़ें इस क्वेश्चन को। P3 क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स अ रेसिडेंट इन एचयूएफ हैज द फॉलोइंग इनकम। ठीक है, एचयूएफ और इंडिविजुअल सेम स्लेब है, इसलिए चिंता ना करें, सेम रूल्स रेगुलेशन लगभग सब जगह पर। बिजनेस इनकम माइनस में 15,000 लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन ट्रांसफर ऑफ सिल्वर इन नॉर्मल इनकम मानी जाती है ना सिल्वर, ये शॉर्ट टर्म कोई सा भी हो। लॉन्ग टर्म ऑन सेल ऑफ लैंड, लॉन्ग टर्म ऑलवेज स्पेशल, कोई सा भी हो, कम से कम 20% तो लगता ही लॉन्ग टर्म पर, 8,21,000। फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, assuming that the family pay life insurance premium is 65,000, तो 80C की रिबेट इंडिविजुअल एचएफ के लिए भी है, डिडक्शन। सम अश्योर्ड 8 लाख, याद करो क्या रूल था? अगर पॉलिसी 2000 फेल के बाद लिए तो 10%, पहले लिए तो 20%, तो अगर बाद की भी माने ईयर नहीं दिया है तो 10% से 80,000 होते हैं, जबकि दिए कितने इसने 65,000, तो विद इन लिमिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पॉलिसी टेकन इन 2019, सॉरी डेट दे रखी 19, नई पॉलिसी, तो 10% रूल लगेगा, तो 10% के हिसाब से 80,000 है, और 80,000 से तो कम ही है ना 65,000। इतना छोटा सा क्वेश्चन एक करवाता हूं। अब करने का तरीका सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा आपका, वही कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सेम आप लिखोगे, असेसमेंट या प्रीवियस ईयर वो लिखते रहना आप लोग। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें इनकम कैपिटल गेन में है लेकिन बिजनेस में लॉस है, तो लॉस को बाद में, गेन है मेरे पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म है, दो है, और क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो एक प्रॉब्लम और आएगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो है आपके पास, एक है 63,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 63,000 और लॉन्ग टर्म 8,21,000। आप एक के नीचे एक भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बट दो ही है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। बहुत सारे हेड होते तो मैं एक के बाद एक लिखता। अब समझाने वाली बात यह कि इसमें से मुझे लॉस सेट ऑफ करना है, लॉस सेट ऑफ करना है, ठीक है। कौन सा लॉस? बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉसेस कितने हैं आपके पास? 15,000 है, 15,000, 15,000 माइनस करना है। अब क्वेश्चन ये कि यहां प्लानिंग भी आ जाती है, क्योंकि जब आपके पास अलग अलग रेट की इनकम है, ये आपकी नॉर्मल इनकम है और ये आपकी स्पेशल रेट है 20%, ठीक। नॉर्मल इनकम पर टैक्स कैसे लगता है? 2.5 लाख तक तो लगता ही नहीं, और ये तो 2.5 लाख से कम है, तो टैक्स लगेगा ही नहीं इस पे, और इस पे कितना लगेगा? 20%। तो आप वो लॉस किसमें सेट ऑफ करना पसंद करोगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, तो डेफिनेटली हम इसमें से करेंगे, क्योंकि ये तो 2.5 लाख से कम है, इस पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं, और मानो लगता भी सही 2.5 लाख से ऊपर भी होता तो 5% लगता, 2.5 से 5 तक, उस कंडीशन में मैं इधर से माइनस करना पसंद करूंगा ना। तो ये प्लानिंग है कि लॉस सेट ऑफ कहां से करें। एक बात, तो अब ये हो गया 8,06,000 और ये हो गया 63,000, ठीक है। लेस डिडक्शंस, ये हो गया आपकी जीटीआई, जीटीआई हो गई टोटल मिला के, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जीटीआई जाएगी। लेस डिडक्शंस में डिडक्शंस कौन से? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C। अब 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अभी आपको मैंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस या 80C के 80 वाले कोई से भी डिडक्शन लॉन्ग टर्म में से अवेलेबल होते ही नहीं, नॉट अवेलेबल। किसमें से करना है? इधर से करना है। और वैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 65,000 पे की, लेकिन मैक्सिमम आपको 63,000 से रिडक्शन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी नॉर्मल इनकम 63,000 ही है। अगर मैं इस तरीके से लिखता इसको, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म 8,21, शॉर्ट टर्म 63,000, लेस बिजनेस इनकम माइनस में 15,000,
ये जीटीआई आ जाती है आपकी, ठीक है। कितनी हो जाती है आपकी जीटीआई? 8 21 माइनस 15 869 लेस डिडक्शन अंडर एटीसी लाइफ इंश्योरेंस 65,000। तब भी आप इस स्टाइल में लिखोगे तब भी आपको याद रखना है कि बाहर 65 पूरा लिखूंगा अगर मैं मान लो पूरा 65, तो ये 65 इसमें से चला गया, जबकि नॉर्मल इनकम तो मेरी 63 से ज्यादा है ही नहीं। तो ये बात मैंने हमेशा बताई और बार बार वो भी पिछले क्वेश्चन में बोला मैंने कि ये डिडक्शंस आपके लॉन्ग टर्म में से नहीं मिलते हैं, शॉर्ट टर्म 111 ए में से भी नहीं मिलते हैं, विनिंग में से भी नहीं मिलते। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन करोगे। तो आप इस स्टाइल में करो या इस स्टाइल में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो 63,000 से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। अगर इसमें भी करूंगा तो मैक्सिमम कितना दे दूंगा? 63,000, क्योंकि नॉर्मल इनकम मेरी 63 है, ये तो स्पेशल इनकम है, ये इससे माइनस होकर नेट बची। तो इस तरीके से करेंगे तब भी टोटल इनकम आपकी आएगी 8,06,000, और इस तरह से करा तब भी आपकी इनकम कितनी? 8,06,000। ये इनकम नील हो गई, ये आपकी टोटल इनकम। यहां तक की बात होगी, हो गई ना। अब टैक्स निकालने वाली बात, तो मैं इस तरीके से करता तो भी क्या करता है, इसमें से 2 हिस्से करता, लॉन्ग टर्म अलग करता और नॉर्मल इनकम अलग करता, ये होता। तो वो यहां हो गया ऑटोमेटिक, डायरेक्ट हो गया। ये आपकी लॉन्ग टर्म हो गई और ये आपकी नॉर्मल इनकम हो गई। अब फिर वही बात कि ये रेसिडेंट एचयूएफ है, तो क्या इस रेसिडेंट एचयूएफ को इसकी नॉर्मल एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख एग्जॉस्ट नहीं हुई ना, 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना चाहिए इसको कायदे से। तो क्या वो हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं? यानी क्या ऐसा हो सकता है कि इधर से 2.5 लाख रुपए कम होके और इधर 2.5 लाख रुपए प्लस हो जाए, क्योंकि ये जीरो। तो यस इट इज पॉसिबल। तो 2.5 लाख रुपए की नॉर्मल इनकम हो जाएगी और यहां से माइनस हो जाएंगे 806 माइनस 250 556। तो इस पर टैक्स हो जाएगा आपका नील, क्योंकि नॉर्मल इनकम 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लगता ही नहीं एचयूएफ में। और ये स्पेशल रेट है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म की रेट क्या है? 20%। शेयर एंड सिक्योरिटी का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए वो वहां पर मत जाना आप। शेयर सिक्योरिटी का क्वेश्चन अगर नहीं आया तो थैंक यू कहना उस क्वेश्चन को और इंस्टीट्यूट को भी, कि अच्छा है कि वो झंझटों में विथ एसटीटी विदाउट एसटीटी में नहीं पढ़ाया। सिंपल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बस इतना ही कंसेप्ट है, ये इजी रहेगा आपके लिए। तो इसका 20%, ये 20% टैक्स निकल दिया। 1,11,200 रुपए का टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब इसकी जीटीआई सॉरी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर थी। आप देखो ध्यान से, कैसे भी करो आप। टोटल इनकम कितनी थी इसकी? टोटल इनकम दोनों मिला के 5 लाख से ज्यादा थी, इसलिए इसको 87A की रिबेट, वैसे भी खैर 87A की रिबेट एचयूएफ को नहीं मिलती। अगर ये मिस्टर एक्स इंडिविजुअल क्वेश्चन भी होता तो भी नहीं मिलती, क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा। तो जब 87A की रिबेट ना हो तो सीधे आ जाओ 4% एजुकेशन सेस पर, तो इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दोगे, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपका। तो मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए करवाया ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि कैसे एग्जॉस्ट करते हैं ऑन इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो आप पूरा क्वेश्चन कर लो 5वें हेड का। डिडक्शन देते समय ध्यान रखना, ये स्टाइल बुक की है, मैंने बुक के हिसाब से करवाया, वैसे अपने हिसाब से सिंपल करो, सबसे बढ़िया है। बट सिंपल करोगे तब भी ये याद रखना पड़ेगा कि ये आपने इससे सेट ऑफ किया या इससे किया। अगर इससे करते सेट ऑफ तो क्या नुकसान होता है? इससे सेट ऑफ करते तो 63 माइनस 15, अगर माइनस कर देते हैं 63 में से 15, यानी अगर हम ये मान लेते हैं कि हमने लॉस इससे सेट ऑफ कर लिया, ये लॉस इधर सेट ऑफ, तो यहाँ आपके 48 ही बचते। तो 48 नॉर्मल इनकम 48 बचती, तो फिर डिडक्शन भी 48 का जाता आपका। तो इस कंडीशन में तो पूरे 8-21 पे टैक्स लग जाता, इसलिए प्लानिंग थी। तो जब प्लानिंग वाली बात आए तो आप एक काम करना, जब प्लानिंग वाली बात आए कि किस चीज को कहां से सेट ऑफ करना है, तो प्लानिंग वाला आइटम ऐसे लिख देना लॉन्ग में, जो प्लानिंग वाला आइटम उनको, और फिर उसमें से जहां से लेस करना वहां से कर देना। ये यहां से लेस करना बेनिफिशियल था, ये यहां से लेस करना बेनिफिशियल था, इस तरीके से आपने कर दिया। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन वहीं करो जहां प्लानिंग हो। जहां प्लानिंग नहीं हो 1 बाय 1 सिंपल एक के बाद एक इनकम लिखो और डिडक्शन दे दो, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा आपका। अब आपके पास बहुत सारा होमवर्क है। होमवर्क में नंबर 1 तो ये कि मैंने जो ये क्वेश्चन करवाए हैं एक बार फिर सुन ले आप। 335 पेज नंबर पे P1, P2 एंड P3, इन 3 में से 2 मैंने करवाए हैं आपको, ये दोनों रिपीट करना है और P1 करना है। इसके पीछे P4 ये भी आपको करना है, P4, ठीक है। बस ये 4 क्वेश्चन।
और अब बीच के क्वेश्चन छोड़ के सीधे आ जाएं आप पेज नंबर 345, 345 नंबर पेज पर। यहां से मेन प्रॉब्लम्स ऑन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कंबाइंड क्वेश्चन होंगे। अभी तक मैंने इंडिविजुअल एक एक रूल्स के क्वेश्चन करवाए आपको, अब कंबाइंड क्वेश्चन। तो यहां P 105 पैराग्राफ P1, तो 105 पैराग्राफ में P1 से लेके P12 तक क्वेश्चन है। ई वाले मत करना, सिर्फ P वाले 12 क्वेश्चन करना है। 12 में से 5 मुझे अगले 2 दिनों के अंदर अंदर मिले, ठीक है। 2 दिन भी नहीं, सॉरी मैंने ज्यादा बोल दिया शायद। एक दिन के अंदर 5 क्वेश्चन हो, फिर अगले दिन हम 5 क्वेश्चन करें, और फिर आखिर के 2 क्वेश्चन अगर हुए या इनमें से कोई डाउट आया तो 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको। ये चैप्टर अपना कंप्लीट। और इसी तरह से सिंघानिया के क्वेश्चन, सॉरी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी आपको करना है। तो इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, इसमें कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन, जहां तक मुझे लगता है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के 1-2 क्वेश्चन मुझे और करवाना पड़ेंगे, वो मैं करवाऊंगा, ठीक। तब तक आप इतना होमवर्क कंप्लीट करें, थैंक यू। और अब हम इसके बाद एक अकाउंट्स का चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने अभी अकाउंट का कोई भी वीडियो इसलिए नहीं दिया क्योंकि ब्रांच अकाउंट बहुत बड़ा चैप्टर था, मुझे लगता है उसको रिवाइज करने में आपको टाइम लगेगा। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी करने के लिए कहे थे मैंने, वो कर लिए होंगे शायद आपने, इसलिए मैंने अकाउंट्स के वीडियो नहीं डाले। और मैं चाहता था कि जैसे ब्रांच कंप्लीट हुआ, थोड़ी गैप दी मैंने ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें, जिन लोग का रह गया वो कोप अप कर सके, रिकवरी कर सके। ऐसे ये कैपिटल गेन में भी मैं आपको भी टाइम दे रहा हूं, आप कैपिटल गेन फटाफट से 5-5 क्वेश्चन डेली के हिसाब से करें, फिर ही मैं अकाउंट का चैप्टर करूंगा। जब मुझे आपकी तरफ से रिस्पांस मिलेगा कि आपने सारे क्वेश्चन सिंघानिया के कर लिए हैं कैपिटल गेन के। स्टडी मटेरियल के साइड में करते रहना आप, लेकिन सिंघानिया के जिस दिन हो जाएंगे उस दिन से मैं अकाउंट के वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।